Hello students, today we will start the third chapter from Civics Constitutional Design and our first topic is Democratic Constitution in South Africa. स्टूडेंट यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया हुआ है, पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे. आई हैव फॉट अगेंस्ट white domination and I have fought against the black domination. I have cherished the ideals of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if need to be, it is an ideal for which I am prepared to die. This was Nelson Mandela being tried for treason by the white South African government. ये स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट नेल्सन मंडेला के द्वारा कहा गया है, जिन्हें सज़ा दी गई थी. उनको ट्रिजन की सज़ा दी गई. ट्रिजन का मतलब होता है देशद्रोह का उनके ऊपर आरोप लगाया गया था और साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने यह आरोप उनके ऊपर लगाया था. वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने, वाइट मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं उन लोगों की जो गोरे हैं. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964. नेल्सन मंडेला और उनके साथ साथ 7 और लीडर्स को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई 1964 में फॉर डेयरिंग टू अपोज दी अपाटाइड रेजाइम इन हिज कंट्री, क्योंकि उन्होंने अपाटाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी. अपाटाइड सिस्टम का मतलब होता है स्टूडेंट्स जब लोगों को उनकी स्किन के हिसाब से अलग किया जाता है, गोरे और काले का भेदभाव किया जाता है. He spent the next 28 years in South Africa, most dreaded prison, Robben Island. और उन्होंने अपने जीवन के 28 साल साउथ अफ्रीका के सबसे डरावने जेल में बिताई, जो थी रॉबिन आइलैंड. Struggle against apartheid. Apartheid was a name of a system of racial discrimination unique to South Africa. अपाटाइड स्टूडेंट्स एक तरीके का सिस्टम था जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, मतलब कि लोगों की स्किन कलर और उनके खून के हिसाब से उनको अलग डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था. द वाइट यूरोपियन इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका. और जो यूरोपियंस थे उन्होंने इस सिस्टम को साउथ अफ्रीका में लागू किया था. ड्यूरिंग द 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied it with arms and forces in a way they occupied India. और 17 और 18 सेंचुरी में बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज, मतलब बहुत सारी व्यापार करने वाली जो कंपनीज होती हैं यूरोप से, दे ऑक्युपाइड इट विद आर्म एंड फोर्सेस, मतलब बल का प्रयोग करके और आर्म्स का, हथियारों का प्रयोग करके उन्होंने ये चीज़ की. और इंडिया में उन्होंने इस तरीके से इंडिया को भी ऑक्युपाई किया. बट अनलाइक इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट हैड सेटल इन साउथ अफ्रीका. लेकिन इंडिया के अलावा काफ़ी सारे वाइट लोग जो थे साउथ अफ्रीका में सेटल हो गए और वहाँ के लोकल रूलर बन गए. द सिस्टम ऑफ अपाटाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल देम ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर. अपाटाइड सिस्टम क्या करता था कि लोगों के ऊपर लेबल लगा दिया जाता था उनके स्किन के कलर के हिसाब से, कि गोरे और काले का भेदभाव होता था. द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर. साउथ अफ्रीका के रहने वाले लोग जो थे वहाँ के कलर में ब्लैक होते थे, काले होते थे. और दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड दे वर कॉल्ड ब्लैक्स. और वहाँ की पॉपुलेशन, जनसंख्या में 3/4 लोग ऐसे थे जो कि ब्लैक थे और उनको ब्लैक कहा जाता था. बिसाइड दीज टू ग्रुप्स दे वर पीपल ऑफ मिक्स रेसेस हु वर कॉल्ड कलर्ड एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया. इसके अलावा 2 ग्रुप्स और होते थे. पहला ग्रुप जो था उसको मिक्स्ड कहा जाता था, जिसमें कलर्ड लोग होते थे जिनकी स्किन कलर अलग अलग होती थी. और दूसरे होते थे ऐसे लोग जो कि इंडिया से माइग्रेट करके इंडिया से होकर आए थे. द वाइट रूलर ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट एज इन्फीरियर. और जो वाइट रूलर्स होते थे, जो आपके ब्रिटिशर्स होते थे, वो जितने भी नॉन वाइट जिनका कलर सफ़ेद नहीं होता था उनको बहुत ही छोटा समझते थे. द नॉन वाइट डिड नॉट हैव वोटिंग राइट, और ना ही उन्हें वोटिंग राइट मिलता था. द अपाटाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक. और ये जो सिस्टम था ब्लैक लोगों के लिए बहुत ही ख़राब था. दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरिया. वो वाइट लोग जहाँ रहते थे वहाँ पर ब्लैक लोग रह नहीं सकते थे. दे कुड वर्क इन वाइट एरिया ओनली इफ़ दे हैड अ परमिट. और वाइट एरिया में ब्लैक लोग तभी काम कर सकते थे जब उन्हें परमिशन मिलती थी. ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट एंड ब्लैक. मतलब स्कूल, कॉलेज, बस, ट्रेन, पब्लिक टॉयलेट वाइट और ब्लैक लोगों के लिए अलग अलग होते थे. दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन. इसे सेग्रीगेशन कहा जाता था. दे कुड नॉट इवन विजिट दी चर्चेस वेयर द वाइट वर्शिप.
और यहाँ तक कि ब्लैक लोग चर्च भी नहीं जा सकते थे जहाँ पे वाइट लोग पूजा करते थे। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरेबल ट्रीटमेंट, और ना ही ब्लैक लोग किसी भी तरीके की एसोसिएशन कर सकते थे, ना ही प्रोटेस्ट कर सकते थे, अपनी आवाज़ उठा सकते थे इस टेरेबल सिस्टम के खिलाफ। सिंस 1950 द ब्लैक कलर्ड एंड द इंडियन फॉट अगेंस्ट द अपार्टाइड सिस्टम। 1950 से ही ब्लैक और साथ ही साथ कलर्ड और इंडियंस ने इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने की तैयारी की। दे लॉन्च द प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक, और उन्होंने बहुत सारी रैली निकाली, मार्च निकाली, स्ट्राइक करी, हड़ताल की। The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policy of segregation। और एक जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी कह सकते हैं जो या ऑर्गेनाइजेशन जो इसके लिए सपोर्ट करने के लिए आई, वो थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। दिस इंक्लूड मैनी वर्कर्स यूनियन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। मैनी सेंसिटिव वाइट ऑल्सो ज्वाइन द ANC टू अपोज द अपार्टाइड एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। इसमें बहुत सारे वर्कर्स की यूनियन, बहुत सारे आपके वाइट लोग भी जुड़े हुए थे इस पार्टी में, ताकि इस अपार्टाइड सिस्टम के खिलाफ में खड़ा हुआ जा सके और लोगों को न्याय दिलाया जा सके। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस अपार्टाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। बहुत सारी कंट्रीज़ ने भी ये चीज़ मानी कि ये अपार्टाइड सिस्टम जो होता है ये अनजस्ट है, गलत है, और रेसिज्म, नस्ल का भेदभाव नहीं होना चाहिए। बट द वाइट racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people। लेकिन जो वाइट लोग थे वो अपनी सरकार, अपनी रेसिस्ट सरकार जो थी वो चलाते रहे, और बहुत सारे लोगों को मारते रहे, टॉर्चर करते रहे, और कलर्ड और ब्लैक लोगों को उन्होंने मारा भी। किलिंग थाउजेंड्स मतलब बहुत सारे लोगों को मारा भी गया। टूवर्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। As the protests and struggle against the apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the black under their rule through repression। जैसे जैसे लोगों का प्रोटेस्ट और लोगों की नारेबाजी और स्ट्रगल बढ़ने लगा अपार्टाइड सिस्टम के खिलाफ में, तो गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ गई कि वो अब एक लंबे समय के लिए ब्लैक लोगों को दबा के नहीं रख सकते हैं। द वाइट रिजाइम चेंज इट पॉलिसी, और वाइट लोगों को अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा। Discriminatory laws were repealed, ban on political party and restriction on the media were lifted। अब जो डिस्क्रिमिनेटरी, जो भेदभाव वाली लॉज बनते थे उनको भी चेंज किया गया। पॉलिटिकल पार्टीज़ पे जो बैन लगा था वो भी हटाया गया। मीडिया पे जो बैन लगा था वो भी हटा। आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजन, नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन। और 28 साल की सज़ा काटने के बाद नेल्सन मंडेला फ्री होके बाहर निकले। और फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, making the newly born democracy in the world। और 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका का नया नेशनल फ्लैग लहराया गया, और ये झंडा जो था एक तरीके की न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी, मतलब साउथ अफ्रीका में जो डेमोक्रेसी ने जन्म लिया था उसका साइन था। The apartheid government came to an end, paving way for the formation of multi-racial government। How did this come about? Let us hear Mandela, the first president of this South Africa, on this extraordinary transition। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर एक और आपको स्टेटमेंट दिया है, ये भी नेल्सन मंडेला ने ही कहा है। After the emergence of a new democratic South Africa, black leader appealed to fellow blacks to forgive the white for the atrocity they had committed while in power। और साउथ अफ्रीका की नई गवर्नमेंट आज़ादी होने के बाद ब्लैक जो लीडर्स थे, जो आपके ब्लैक लीडर्स मतलब काले जो आपके लीडर्स थे, मिनिस्टर्स थे, उन्होंने लोगों से अपील की, रिक्वेस्ट की कि जो वाइट लोग हैं उन्होंने जो आपके साथ गलत किया उसके लिए, उस पाप के लिए उनको क्षमा कर दिया जाए। दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका। उन्होंने कहा कि अब हमें एक नया साउथ अफ्रीका बनाना है, बेस्ड ऑन इक्वालिटी, जो कि इक्वालिटी पे बना होगा, सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, कोई भी हो, सबको सोशल जस्टिस, सबको न्याय मिलेगा, सबको ह्यूमन राइट्स, सारे मानव अधिकार मिलेंगे। द पार्टी दैट रूल थ्रू द ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सैट टुगेदर टू ड्रॉप द कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। जिस पार्टी ने साउथ अफ्रीका के ऊपर ऑपरेशन किया, दबाया और बहुत बुरे तरीके से लोगों को मारा, और जिस पार्टी ने स्ट्रगल किया और साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाई, उन दोनों ने मिलकर एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाया। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे केम आउट with one of the finest constitution the world has ever had। This constitution gave its citizen the most extensive right available in any country। 2 साल की लंबी बहस और डिस्कशन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया,
और इस कॉन्स्टिट्यूशन में देश के नागरिकों के लिए बहुत सारे राइट्स अवेलेबल थे। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च फॉर a solution to the problem, nobody should be excluded, no one should be treated as a demon. They agreed that everybody should become the part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. The preamble to the South African Constitution sum up this spirit. साउथ अफ्रीका का ये मानना था गवर्नमेंट का कि अ, हर किसी को इसमें जोड़ने की ज़रूरत है और किसी को भी डेमोन शैतान समझने की ज़रूरत नहीं है। उन ये एग्री करे कि हर किसी को सलूशन का पार्ट बनना होगा। और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया और प्रेम्बल में ये सारी बातें कही गई। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर द डेमोक्रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। साउथ अफ्रीका का जो संविधान बनाया गया उसने पूरे विश्व के अलग अलग डेमोक्रेट्स को इंस्पायर किया, प्रेरणा दी। A state denounced by the entire world till recently as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy. एक ऐसा कंट्री जो कि अभी किसी के किसी के रूल में जी रहा था और अनडेमोक्रेटिक था, उसे लोग अब मॉडल की तरह देखने लगे डेमोक्रेसी का, और वो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की तरह उभर के सामने आया। और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि साउथ अफ्रीका के लोगों के अंदर डिटर्मिनेशन था आज़ादी पाने का। What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together to transform bitter experiences into the binding glue of the rainbow nation. और ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि लोगों के अंदर डिटर्मिनेशन था, लोगों के अंदर करने की चाह थी, एक साथ रहने की चाह थी, हर चीज़ बदलने की चाह थी, और जो भी उनके कड़वे जो एक्सपीरियंसेस थे उसको वो एक नए तरीके के कलरफुल नेशन में बदलने की उनके अंदर चाह थी। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू।